हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आइए आज जानेंगे हम व्याकरण के पहले पाठ का दूसरा भाग। दूसरे भाग को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बोली बोली के बारे में। बोली का को इंग्लिश में डायलेक्ट कहते हैं। और दूसरा है लिपि। लिपि का अंग्रेजी में अर्थ होता है स्क्रिप्ट। और तीसरा है व्याकरण। व्याकरण का अर्थ है बच्चों ग्रामर। आया समझ में आपको। दूसरे भाग में हम आपको बोली के बारे में बताएंगे, लिपि के बारे में बताएंगे और व्याकरण के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। बच्चों, ये जो बोली है, भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती। बोली में 10-20 मील की दूरी में ही हल्का सा परिवर्तन आ जाता है, परंतु उसके प्रचलित और सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे इसके उदाहरण है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली। इनमें साहित्य रचना भी हुई, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही वर्तमान हिंदी भाषा का रूप ले पाई, जिसका व्यवहार हम करते हैं। यानी इस बोली का वह रूप है जो कि हम अक्सर देखे खड़ी बोली में इसको जानते हैं। तो दूसरा है लिपि, अंग्रेजी में से स्क्रिप्ट कहते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक है। मौखिक यानी जो कि हम एक दूसरे के समक्ष मौखिक रूप से बोलते हैं, जबकि लिखित रूप बाद में विकसित हुआ। बोली जाने वाली ध्वनियों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है, किसी भी भाषा के वर्णों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यानी जिस प्रकार से हम भाषा के वर्णों को लिखते हैं, भाषा के वर्णों को जब हम लिखते हैं तो उस विधि को लिपि कहा जाता है। लिपि ना होती तो इतिहास की अनेक सूचनाएं हम तक कौन पहुंचाता। निश्चित चिन्ह अथवा संकेत ही अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जैसे A, B, C, D इत्यादि। विश्व में कुछ भाषाओं की लिपि एक समान है तो कुछ भाषाओं की अलग। जैसे यूरोपियन भाषाओं की लिपि रोमन है, परंतु सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी नहीं है। भारत की अधिकतर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन काल में लिपि चित्रात्मक रही होगी। चित्रात्मक का अर्थ होता है बच्चों, जैसे आप लोग पिक्चर्स देखते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वह अनेक चित्र आप जो देखते हैं वही चित्रात्मक का रूप ले लेते हैं। सिंधु घाटी में मिले सिक्के पर यह लिपि नज़र आती है। आप देखते होंगे सिक्के किसे कहा जाता है, जो कॉइन्स होते हैं। तो ये जो कॉइन्स होते हैं, आज की चीनी और जापानी भाषा को इसी श्रेणी में रखा जाता है। और कुछ प्रमुख भाषाएं जो कि लिपियों के अनुसार आपको चित्र में दिखाई दे रही होंगी, नीचे दी गई हैं। पहली है
संस्कृत, यह देवनागरी लिपि से संबंधित है। हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी लिपि, गुजराती देवनागरी, अंग्रेज़ी रोमन, फ्रेंच रोमन, स्पेनिश रोमन, जर्मन रोमन, उर्दू फारसी, अरबी अरबी, पंजाबी गुरुमुखी, असमिया देवनागरी। तो बच्चों, आपने आज जाना कि बोली क्या है, लिपि क्या है, और अब हम बोली और लिपि के बाद हम व्याकरण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है, यानी इन जनरल इसका अर्थ होता है यह शब्दों के द्वारा ली जाती है, वाक्यों में एवं भाषा का विश्लेषण। तो व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों में, वाक्यों में एवं भाषा के विश्लेषण द्वारा। यहाँ पर नीचे दिए गए, यहाँ पर आप देखिए बच्चों, एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में 3 लोग दर्शाए गए हैं, यानी 3 लोग बच्चों सोफे पर बैठे हैं। तो बीच में एक बच्चा है, उसके हाथ में गरम गिलास में क्या है, दूध है। तो उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में क्या है बच्चों, गरम गिलास में दूध है, और उसके साथ उसके मम्मी और पापा दोनों बैठे हैं। ठीक है, तो नहीं बेटा, गिलास में गरम दूध है, गरम गिलास में दूध है। ठीक है, तो माँ ने कहा, इस चित्र में बच्चा अशुद्ध वाक्य बोल रहा है, जबकि माता ने उसको शुद्ध बोला। बच्चे ने क्या कहा, गरम गिलास में दूध है, लेकिन माता ने उसे स्पष्ट रूप से समझाया और उस वाक्य को शुद्ध रूप किस प्रकार से दिया कि यह नहीं बेटा, गिलास में गरम दूध है। आप समझ गए होंगे कि यही व्याकरण की भाषा है। तो अब देखिए यहाँ पर व्याकरण की जो परिभाषा है वह किस प्रकार है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। यानी व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा में तरह तरह के नियम और उसके स्वरूप जानते हैं, और उसी नियमों को हम ध्यान में रखकर शुद्ध रूप से शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग करते हैं। तो यह आवश्यक नहीं कि किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक हो। तो एक्यूरेट नॉलेज प्राप्त करने के लिए बच्चों हमें भाषा को सही प्रकार से सीखना आना चाहिए। तो आप देखिए कि जो भी बच्चा जिस घर में जन्म लेता है वह घर में बोली जाने वाली भाषा उसे जन्मजात आ जाती है, लेकिन बड़े होकर यदि वह भाषा के स्वरूप उसे कहते हैं जिनमें हम वर्णों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों, अब आपको थोड़ी सी दिक्कत जा रही होगी कि ये वर्ण क्या है। अब ये जो वर्ण है यह
वर्ण जो है यह आपके लिए नया शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्ण है वह जो वर्ण है वह स्वर एवं व्यंजनों का ही एक रूप है, जिसके अंतर्गत आप वर्णों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो वर्ण है, वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों के माध्यम से हम वाक्य पूरा करते हैं। तो यही भाषा के स्वरूप कहलाते हैं। तो भाषा के स्वरूप को अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहता है कौन? कोई भी बच्चा जब वह बड़ा होता है, उसका सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है एक्यूरेट नॉलेज। जो बच्चे प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें व्याकरण का अध्ययन पूर्ण रूप से करना आवश्यक हो जाता है उनके लिए। तो अब हम जानेंगे कि व्याकरण के मुख्य अंग। व्याकरण के मुख्य अंग जो हैं वह वर्णों के मेल से शब्दों का जब निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्यों का। भाषा वर्णों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्णों और शब्दों का संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है, अंग्रेजी में हम इसे जानेंगे, इसका अर्थ होता है, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। तो किस प्रकार से आप एडजस्टमेंट अपने घर में या अपने पढ़ाई का एडजस्टमेंट करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हम शब्दों को का संयोजन वर्णों के माध्यम से करते हैं। तो वर्णों और शब्दों का संयोजन जब दोनों को हम एडजस्ट करना चाहते हैं, तभी जाकर हम एक निश्चित रूप से किसी भी चीज़ का अर्थ प्रकट करने में सफल हो जाते हैं। जैसे निखिल विद्यालय जाता है, तो इसमें निखिल जो है वह करता है। निखिल एक बच्चे का नाम है, यानी वह काम कर रहा है। वह काम कर रहा है तो वह क्या हो जाएगा? कर्ता। वहाँ पर उसके बाद में विद्यालय शब्द आया है। तो ये जो विद्यालय शब्द है, यानी यह कर्म के अंतर्गत आता है, यानी यह कर्म से जुड़ा हुआ है। और जाता है वह क्रिया है, तो उसका जाना क्या हो जाएगा? क्रिया। तो निखिल विद्यालय जाता है, इसके अंतर्गत कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो यदि इस क्रम को बदल दिया जाए तो उसके अर्थ में दुविधा यानी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगी। तो किस प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो जाएगी बच्चों? कि अगर हम इसका अर्थ बदल दें तो आप उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। जैसे विद्यालय है जाता निखिल, तो यह काफ़ी आपके लिए क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। तो इसी प्रकार से हम इसे व्याकरण का अंग समझते हैं। अब व्याकरण शास्त्र में इन्हीं तीनों यानी वर्णों, शब्दों और वाक्यों के रूप का निर्माण, उद्भव, संश्लेषण और संयोजन आदि का विस्तार से वर्णन किया जाता है और इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है वर्ण विवेक, जिसे कहते हैं फोनोलॉजी, शब्द विवेक मॉर्फोलॉजी, वाक्य विवेक यानी सिंटैक्स। तो वर्णों के जो स्वरूप हैं, जैसे इनमें वर्ण विवेक के अंतर्गत यानी फोनोलॉजी के में इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार, स्थान, इनकी उत्पत्ति, संयोग, संधि
आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विवेक यानी मॉर्फोलॉजी। इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विवेक यानी सिंटेक्स, इसमें वाक्य रचना, भेद, अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार अर्थात पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यह मुख्य व्याकरण के कुछ अंग जो हैं उनके बारे में जाना, जो कि आपको धीरे धीरे हर पार्ट में विस्तार पूर्वक इसका ज्ञान हासिल कराया जाएगा। तो बच्चों, हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है और आपको पृष्ठ संख्या 12 है, 13 है और 14, इनमें से आप जितना कर सकते हैं वह आप स्वयं करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सही विकल्प पर सही का निशान लगाना ये MCQs है, अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएटिंग में है। और दूसरा है रिक्त स्थान भरो। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप देखिएगा कि किस प्रकार आप इसे धीरे धीरे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आपको गृह कार्य दिया जाता है जिसमें आपको भाषा के रूप कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कुछ भी आपने सीखा इस पाठ से, उसे एक बार आप अपने मन में धीरे धीरे पढ़कर देखिएगा कि आपको समझ में कितना आ रहा है। तो स्पष्ट रूप से जब आप इसको समझ जाएंगे, तब आप ये जो सही विकल्प वाले जो प्रश्न हैं वह ठीक तरह से कर पाएंगे। और यहाँ पर रिक्त स्थान भरो भी है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी वर्क दिया जा रहा है जो कि बहुत आसान है बच्चों। यहाँ पर आपको विश्व की कुछ 5 भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।